स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खरगोन में यूपी जैसी घटना, पानी पीने के बहाने रेकी की आधी रात आए और नाबालिग को उठा ले गए। विधानसभा उपचुनाव में की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग। बिहार के साथ 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस को ग्वालियर में बड़ा झटका। उपचुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश मंत्री अशोक शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 6 घंटे बाद भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हुंकार। उपचुनाव के बाद एमपी में फिर से सत्ता में आएंगी कांग्रेस। एमपी में कोरोना का कहर। प्रदेश में 2004 नए कोरोना मरीज। भोपाल में 308 पॉजिटिव, एसआई समेत 7 की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खुलेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुधवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस सुनियोजित नहीं था, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लोग दोषी नहीं थे तो भीड़ को किसने उकसाया। और फिर इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या सीबीआई ने कोर्ट के सामने पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए। इन सभी से जुड़ी एक खास बातें पूरे घटनाक्रम को आपको रूबरू कराते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अदालत के आदेश में बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कुल 32 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। फैसला आने के बाद लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय दिया है, बहुत खुशी का दिन है। यह सिद्ध करता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर को जो हुआ वो अचानक हुआ, कोई षड्यंत्र नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये अचानक हुआ तो आखिरकार इतने सारे नेता और कारसेवक यकायक कैसे इकट्ठा हो गए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर अयोध्या जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले मुसलमान हैं। अच्छा है, अगर अदालत ने बरी कर दिया तो ठीक है। बहुत लंबे समय से अटका हुआ मामला था, खत्म हो गया। अच्छा हुआ, ये ठीक है। हम तो चाहते थे कि पहले इसका फैसला हो जाए। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अरे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उस जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। हमें चाहते हैं कि अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर के दौर में बनी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंसा हुई और सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें गई। उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहले इसे गिराने वाले कारसेवकों के खिलाफ, दूसरा बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने रामकथा पार्क में मन से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। लेकिन फिर भी उन सभी को बरी कर दिया गया। बाबरी मस्जिद को लेकर पहला मामला सीबीआई को तो दूसरा मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया, जिसके बाद से एक साथ जोड़ते हुए सीबीआई ने संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े थे। साथ ही आरोप पत्र में बाबा साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपत राय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपाल दास और कुछ अन्य लोगों के नाम भी जोड़े गए।
मामले को लेकर जहां बरी हुए आरोपी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी असंतुष्ट हैं और फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, उससे तो ये साबित होता है कि उन्होंने ना तो कार सेवकों को उकसाया, ना ही भड़काऊ भाषण दिए, और फिर इन लोगों का वहां बड़ी संख्या में मौजूद रहना सारे सवाल भी खड़े करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और बाबरी केस से जुड़े कुछ तथ्य आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हजारों लोगों ने घेर कर गिरा दिया। दिसंबर 1993 बाबरी मस्जिद गिरने के मामले में 2 केस दर्ज किए गए। दिसंबर 1993 पहले कार सेवकों की भीड़ के खिलाफ और दूसरा बीजेपी के सीनियर लीडर्स लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे नेताओं के खिलाफ। दिसंबर 1993 इन नेताओं पर सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगाया गया था। मई 2001 स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और दूसरे नेताओं के खिलाफ चल रही सुनवाई रोक दी। नवंबर 2004 सीबीआई ने तकनीकी आधार पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई बंद करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी। जून 2009 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लिब्राहन आयोग ने 17 साल तक जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी। जून 2009 इस रिपोर्ट में 68 लोगों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता थे। जून 2009 इस रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद गिराना अवैध था और योजना बनाकर इसे अंजाम दिया गया था। सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों मामले 2 अलग अलग एफआईआर आधारित सुनवाई है, तो सुनवाई भी अलग अलग होगी। मार्च 2012 सीबीआई ने सभी मामलों में एक ही केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा किया। अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ साजिश रचने के केस को दोबारा बनाया। अप्रैल 2017 इस मामले में कार सेवकों के साथ मिला दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोज सुनवाई करने का आदेश दिया। अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सितंबर 2020 लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कल यानी 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाया है। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी 32 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंत में सत्य की जीत हुई है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और साधुओं संतों के खिलाफ झूठा मामला बनाया था, लेकिन आज के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत, महात्मा, वरिष्ठ नेतागण उन पर झूठे आरोप लगाए थे। वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इतना ही नहीं, बिहार के साथ 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने जानकारी दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त पदों को भरने हेतु आज दिनांक 29 सितंबर 2020 को कार्यक्रम जारी किया है।
कार्यक्रम अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 17 अक्टूबर 2020 को होगी। नाम निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर 2020 तक वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश में 3 नवंबर 2020 को सभी 9,361 केंद्रों पर मतदान होगा। मतों की गणना 10 नवंबर 2020 को होगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकार पर लागू होगी। कोविड-19 के दौरान आम चुनावों के संचालन के दौरान व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्ति की संख्या के मानदंडों को संशोधित किया है, जो 5 व्यक्तियों के बजाय अब 2 तक सीमित है। नामांकन के प्रयोजनों के लिए वाहनों की संख्या 3 वाहनों के बजाय अब 2 तक सीमित है। कोविड-19 की रोकथाम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने डोर टू डोर अभियान के लिए संख्या उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है। प्रचार प्रसार हेतु रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों को सीमित किया है। वाहनों के काफिलों के 2 सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय अब आधा घंटा रखा गया है। कोविड-19 के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी एवं संबंधित जिला स्तर एवं विधानसभा स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2020 को अपनी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुसारा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव से पहले सीतामऊ में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को आड़े हाथों लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर हमला बोला। आम सभा को संबोधित करने से पहले हेलीपैड से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीधे शगुन गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने मंडलम और सेक्टर के प्रभारियों से चर्चा की और उपचुनाव की तैयारियों को जायजा लिया। वहीं सभा स्थल पर जाते समय लदूना चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा कमलनाथ के विरोध स्वरूप विभिन्न काले झंडे दिखाए गए। इसके बाद पुलिस ने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग किया। मैंने कहा 100 रुपए में सभी बोले किसानों को राहत दी। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो ये पूछता हूं शिवराज सिंह जी से, ये आके कितना भी झूठ बोल ले, याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा इनकी राजनीति। मोदी जी याद है, कोविड का कहते थे 20 लाख करोड़, मैंने नहीं कहा, मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ मैं दे रहा हूं। कहा था मोदी जी ने? किसी के पास 20 रुपए आए? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इधर है 2 करोड़ में से एक भी बच्चा, पर ये बात करने लग जाएंगे दूसरी। ये बहुत उस्ताद है ध्यान मोड़ने की राजनीति। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, चीन की बात करने लग जाएंगे। देख रहे हैं ना आजकल चीन की बात बहुत कर रहे हैं। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त, तीसरी किस्त में करना था, 1 जून से चालू करने वाला था।
कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा। और ये मैं आपको वचन देता हूं, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे और किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान है, हमारे नजरिए में वो नौजवान है। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी थी? मैंने कहा गौशाला बनाएंगे, मैंने कहा कर्जा माफ करेंगे, शुरुआत करी। मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊंगा, माफिया से इसका सामना करूंगा, शुद्ध का युग चलाऊंगा। कौन सा पाप किया मैंने? ये मैं आपको झूठ बोलने की आदत कुछ कम हो गई होगी, जहां जाएंगे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति। कौन सी ऐसी घोषणा है जो शिवराज सिंह ने पिछले 3 महीने नहीं करी? पर ये हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो सब शिक्षक हैं, किसी प्रकार के शिक्षक हो, कितना धोखा हो रहा है किसान, इसकी घोषणा नहीं करेंगे हम। मैं तो रोजगार की बात करता हूं, ये बेरोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाने की बात करते हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।